नमस्कार साथियों, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर मेवाड़ राजवंश और सल्तनत काल फर्स्ट। इसके अंदर हम लोग जो है सेकंड ग्रेड का बहुत कुछ लेवल लेकर चल रहे हैं, चाहे अब ये फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, सभी में यही सिलेबस है राजस्थान के इतिहास का। तो उसे अच्छे से हम लोग कर रहे हैं और आप भी अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए साथियों। देखते हैं यहाँ पर क्या चीज़ें इन्होंने बताई है, कैसा रहा है मेवाड़ राजवंश और सल्तनत काल फर्स्ट। इसमें सबसे पहले आता है जैत्र सिंह। सबसे पहले क्या आता है? जैत्र सिंह आता है। और जैत्र सिंह का जो समय है वो 1213 से लेकर के 1253 तक रहा है। ठीक है, ये चीज़ तो आपको ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले इन्होंने कहा है, दशरथ शर्मा ने अपनी पुस्तक राजस्थान थ्रू द एजेस में जैत्र सिंह के समय को मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण युग कह के पुकारा है। साथियों, जो डॉक्टर दशरथ शर्मा थे, उन्होंने अपनी पुस्तक में जैत्र सिंह के जो समय रहा है उसे कहा है मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण युग। तो यही क्वेश्चन मान लीजिए बन के आ जाता है कि मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण युग किसके समय को कहा गया है? जैत्र सिंह के समय को ऐसा माना जाता है। तो थोड़ा सा आप इस बात पर ध्यान दे लीजिएगा। आगे है, नव शक्ति का संचारक कहा है, यानी कि जो है जैत्र सिंह को क्या कहा जाता है? नव शक्ति का संचारक भी कहा जाता है। ये बात भी आप लोग थोड़ा सा प्लीज याद रख लीजिएगा। आगे चलते हैं मेरे मित्रों, 1242 से 43 में, 1242 से 43 में। अब ये भी बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर दिया हुआ है कि 1242 से 43 में जैत्र सिंह की गुजरात के शासक थे त्रिभुवनपाल। 1242-43 की बात कर रहा हूँ। जो जैत्र सिंह है उनकी गुजरात के शासक त्रिभुवनपाल के साथ युद्ध, जिसमें वीर धवल के मंत्रियों ने, वास्तुपाल और तेजपाल ने संधि करवाने की कोशिश की, लेकिन जैत्र सिंह ने इनकार कर दिया था। तो ये पॉइंट बहुत तगड़ा पॉइंट है जिसे आपको ध्यान रखना है कि 1242-43 की बात है में जैत्र सिंह की गुजरात के शासक त्रिभुवनपाल के साथ युद्ध हुआ, जिसमें वीर धवल के मंत्रियों ने, वास्तुपाल और तेजपाल ने संधि करवाने की कोशिश की, लेकिन जैत्र सिंह ने क्या कर दिया? इनकार कर दिया था। याद रखना साथियों इस बात को कि जो जैत्र सिंह है वो उनका युद्ध हुआ किससे? त्रिभुवनपाल से। और युद्ध में जो है वीर धवल के मंत्री और वास्तुपाल और तेजपाल ने संधि करवाने की कोशिश करी, लेकिन जैत्र सिंह ने क्या कर दिया? मना कर दिया। ये आपको पता होना चाहिए। अब अगली बात आती है 1222 से लेकर के 1229, 1227 भी मिलता है कहीं ना कहीं। 1222 से 1229 या 1227 के मध्य भूताला का युद्ध हुआ। अब भूताला का युद्ध कहाँ पर हुआ था साथियों? उदयपुर में। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि भूताला का युद्ध कहाँ पर हुआ था। तो भूताला उदयपुर में हुआ था साथियों ये। और ये किस किस के बीच में हुआ था? जैत्र सिंह वर्सेस इल्तुतमिश के बीच में हुआ था। जैत्र सिंह वर्सेज इल्तुतमिश यानी कि दिल्ली का शासक था। तो इसमें जैत्र सिंह की क्या हुई थी? विजय हुई थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। रख लोगे क्या भैया? ध्यान तो रखनी पड़ेगी क्योंकि हिस्ट्री है। देखो हिस्ट्री में तो याद रखना ही पड़ता है। तो इसमें जैत्र सिंह की क्या विजय हुई थी? लेकिन नागदा नष्ट हो गया, अतः नई राजधानी चित्तौड़ को बनाया था इसने। नागदा तो क्या हो गया था साथियों? नष्ट हो गया था। और जैत्र सिंह ने अपनी नई राजधानी किसको बना लिया था? चित्तौड़ को बना लिया था। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में इस युद्ध की जानकारी हमें जयसिंह सूरी के, कौन से युद्ध की जानकारी? भूताला के युद्ध की जानकारी। जो भूताला का युद्ध है वो किसके बीच में हुआ? जैत्र सिंह और इल्तुतमिश के बीच में हुआ था। और यहाँ पर जैत्र सिंह विजय हुआ था। ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर जैत्र सिंह क्या हुआ था? विजय हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस युद्ध की जानकारी जो है जयसिंह ने हमीर मद मर्दन
जयसिंह सूरी का एक ग्रंथ है हमीद मद मर्दन। ये भी पूछा जाता है हमीद मद मर्दन किसका ग्रंथ है, यहाँ पर जयसिंह सूरी का ग्रंथ कौन सा है, तो याद रखना हमीर मद मर्दन जो है जयसिंह सूरी का ग्रंथ है। उस ग्रंथ में हमें ये जानकारी प्राप्त होती है, कौन से युद्ध की, भूताला के युद्ध की जानकारी प्राप्त होती है जो जैत्र सिंह और इल्तुतमिश के बीच में हुआ था। और यह भी बता दूं मैं साथियों 1222 से 1227 के बीच में, जिसमें जैत्र सिंह क्या हुए थे, विजित हुए थे। नागदा तो नष्ट हो गया था, इन्होंने फिर अपनी राजधानी किसको बनाया था, चित्तौड़ को बनाया था। ये सारी बातें आपको इसमें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो याद तो देखो, चलो देखते हैं, यहां तक तो सारी बातें हो ही गई है। आगे बात करते हैं अब इसी के बारे में। देखो हमीद मद मर्दन किसका ग्रंथ था, जयसिंह सूरी का था, और भूताला के युद्ध की जानकारी हमें यहाँ पर मिली है। आगे है फरिश्ता के अनुसार 1248 में दिल्ली सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद ने मेवाड़ पर आक्रमण किया, लेकिन वो परास्त हो गया। फरिश्ता के अनुसार कहा गया है कि 1248 में दिल्ली सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था, लेकिन वो भी क्या हो गया था, पराजित हो गया था साथियों। तो गौरीशंकर ओझा ने जैत्र सिंह को रणरसिक कहा है। जो गौरीशंकर ओझा थे उन्होंने जैत्र सिंह को क्या कहा, रणरसिक कह के पुकारा है। क्या कह के पुकारा है, रणरसिक कह के पुकारा है। साथियों अब देखो इंपॉर्टेंट बात आती है यहाँ पर, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, अब दूसरे नंबर पर रावल तेज सिंह का जो समय है 1253 से 73 भी रहा, 1252 से 1267 भी रहा। जो भी आ जाए वहां पर वो देख लेना, दोनों नहीं आते हैं, फिर भी मैं बता रहा हूँ दोनों चीजें नहीं आती हैं, आप वहां पर देख लीजिएगा इस बात को, नहीं तो फिर आप गड़बड़ करोगे। ये सारी चीजें वहां पर आपको देखनी होगी कि 1253 से 1273 या 1252 से 1267 दोनों एक साथ नहीं आते हैं। तो रावल तेज सिंह के बारे में बात करेंगे। दिल्ली के सुल्तान बलबन का चित्तौड़ पर आक्रमण हुआ, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। किसके समय की बात है, रावल तेज सिंह के समय की बात है ये, ठीक है। आगे तेज सिंह ने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि भी धारण करी। किसने, तेज सिंह ने परम भट्टारक महाराजाधिराज की उपाधि धारण करी। 1260 में आहाड़ में कमल चंद्र के द्वारा श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक ग्रंथ चित्रित हुआ। तेज सिंह के समय की बात है ये कि 1260 में आहड़ में कमल चंद्र के द्वारा जो है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक ग्रंथ की भी क्या की गई, रचना करी गई। ये भी आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। तो 1260 में आहाड़ में कमल चंद्र के द्वारा श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक ग्रंथ की रचना हुई। रानी जैतल देवी ने चित्तौड़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। चित्तौड़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण कराने वाले भी कौन थी, जो है जैतल देवी थी साथियों। फिर आगे है उमापतिवार लब्ध प्रौढ़ प्रताप उपाधि। ये याद रखना, उमापतिवार लब्ध प्रौढ़ और प्रताप उपाधि तेज सिंह द्वारा चालुक्य शासक बीसल देव को पराजित कर धारण की गई थी। चालुक्य शासक बीसल देव को पराजित करके इन्होंने ये उपाधि धारण करी थी। अब आगे आ जाते हैं समर सिंह। तीसरे नंबर पर कौन आता है, समर सिंह आ जाता है। समर सिंह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लेते हैं। समर सिंह का समय है 1272 से लेकर के 1302 ईस्वी तक। इसके दो पुत्र हुए थे समर सिंह के, दो पुत्र हुए। एक पुत्र का नाम था कुंभकर्ण और दूसरे पुत्र का नाम था रतन सिंह। रतन सिंह का जो समय है वो 1302 और 1303 के समय रहा। और कुंभकर्ण का जो है, ये कुंभकर्ण नेपाल चला गया था। राणाशाही वंश की नींव इसने ही रखी थी कुंभकर्ण के द्वारा ही, ठीक है। यहाँ तक तो कोई आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। अब आगे बात करते हैं यहाँ पर समर सिंह के समय ही रणथंभौर के हमीर ने
चित्तौड़ पर आक्रमण कर वहां से खिराज वसूला था। यानी कि समर सिंह के समय रणथंभौर के हमीर ने क्या किया था, चित्तौड़ पर आक्रमण किया था और वहां से क्या वसूल किया था, खिराज वसूल किया था। यह आपको ध्यान होगा भी सही थोड़ा थोड़ा तो, ठीक है। आगे बात करते हैं विद्वान। रतन प्रभ सूरी पार्श्वचंद जो जैन विद्वान थे, भाव शंकर, वेद शर्मा, शुभचंद्र हिंदू विद्वान थे, पदम सिंह, केल सिंह, कहलन, कर्म सिंह, शिल्पी, अमित सिंह सूरी से प्रभावित होकर जीव हिंसा करवा दी। यानी कि साथियों इन सभी से जो है प्रभावित होकर कि इसने जीव हिंसा को क्या करवा दिया था, बंद करवा दिया था। तो ये इन सभी विद्वानों से प्रभावित हुए। कौन प्रभावित हुए थे, मैंने आपको बता दिया था, समर सिंह, और इन्होंने जीव हत्या को बंद करवा दिया था। तो रतन प्रभ सूरी, पार्श्वचंद जैन विद्वान, भाव शंकर, वेद शर्मा, शुभचंद्र हिंदू विद्वान, पदम सिंह, केल सिंह, कहलन, कर्म सिंह, शिल्पी, अमित सिंह सूरी से प्रभावित होकर इन्होंने जीव हिंसा को बंद करवा दिया था। अब 4th नंबर पर आते हैं रावल रतन सिंह। क्या नाम है, रावल रतन सिंह। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। चलो देखो, रावल रतन सिंह को पढ़ते हैं। रावल रतन सिंह का समय 1302 से 3 तक ही रहा। रावल शाखा का अंतिम शासक माना जाता है। ये प्रमुख घटना जो इनकी रही है, अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ 28 जनवरी 1303 से लेकर के 26 तक, ठीक है, अगस्त, यानी कि 28 जनवरी 1303 से लेकर के 26 अगस्त 1303 तक ये रहा, आक्रमण हुआ था। और फिर ये क्या हो गए थे, 26 अगस्त 1303 ईस्वी पर ये विजित हो गए थे साथियों, जीत गए थे। कौन, रावल रतन सिंह। रावल शाखा के अंतिम शासक थे कौन, रावल रतन सिंह। और प्रमुख जो घटना थी वो अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ रावल रतन सिंह के ऊपर। 28 जनवरी 1303 को आक्रमण हुआ था और 26 अगस्त 1303 को ये क्या हो गए थे, जीत गए थे साथियों। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर देखते हैं साथियों, यहाँ दिल्ली है, यहाँ मालवा है, मेवाड़, गुजरात, यहाँ पर इनका शासन रहा, ठीक है। आक्रमण का कारण क्या है, आक्रमण का कारण क्या क्या रहा, ये भी थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा। चित्तौड़ का सामरिक और भौगोलिक महत्व भी आक्रमण का कारण था। नंबर 2 पर बात करते हैं, अलाउद्दीन का अत्यधिक महत्वाकांक्षी और साम्राज्यवादी होना था। तीसरे नंबर पर है रावल रतन सिंह की सुंदर रानी पद्मिनी को प्राप्त करने की लालसा। ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। इन 3 चीजों के अनुसार ही इसमें आक्रमण देखा गया है कि अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण क्यों किया था। चित्तौड़ का सामरिक और भौगोलिक महत्व उसने देख लिया था, अलाउद्दीन खिलजी का अत्यधिक महत्वाकांक्षी साम्राज्यवादी होना था, इसके बाद में रावल रतन सिंह की सुंदर रानी पद्मिनी को प्राप्त करने की लालसा। ये 3 बातों की वजह से उसने आक्रमण किया था साथियों, ठीक है। अब प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से आ जाते हैं, जो प्रमुख ग्रंथ हैं वो देख लीजिए। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत को लिखा था 1540 में अवधी भाषा में। दूसरा ग्रंथ है अमीर खुसरो, जिसने खजाइन उल फुतह को लिखा। तो ये प्रमुख ग्रंथ उस समय के रहे हैं। मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा पद्मावत को 1540 में अवधी भाषा में, और अमीर खुसरो ने लिखा खजाइन उल फुतह को लिखा। चित्तौड़ का प्रथम शाका हुआ, इनके समय की बात है कि चित्तौड़ का जो प्रथम शाका हुआ बहुत जबरदस्त रहा है साथियों। देखो, चित्तौड़ का जो प्रथम शाका हुआ उसमें केसरिया और जौहर 2 बातें आती है। जौहर तो पद्मिनी के नेतृत्व में 16,000 महिलाओं ने किया था, और केसरिया जो है रतन सिंह के नेतृत्व में हुआ था। चित्तौड़ के प्रथम शाखे में ये बहुत बड़ी बात थी कि केसरिया रतन सिंह के नेतृत्व में हुआ और जौहर पद्मिनी के नेतृत्व में 16,000 महिलाओं के साथ किया गया। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान दे लेना है साथियों। चले आगे बात करते हैं। इसी क्रम में ध्यान तो देखो देना ही पड़ेगा, क्योंकि हिस्ट्री में तो थोड़ा सा ऐसा ही रहता है। यहाँ पर जो गोरा बादल थे, इनके 2 सेनापति थे। तो गोरा बादल थे वो शहीद हो गए। सुल्तान ने 30,000 हिंदुओं का कत्लेआम करवा दिया था। चित्तौड़ विजित कर अपने पुत्र खिज्र
खान खिज्र खान के नाम पर खिजराबाद रख दिया, इसे दुर्ग भी सौंप दिया था। चित्तौड़ को इसने विजित कर लिया और इनका पुत्र था अलाउद्दीन खिलजी का खिज्र खान, इसके नाम पर इन्होंने इसका नाम खिजराबाद रख दिया और इस दुर्ग को भी इसे सौंप दिया था साथियों। आगे है सिसोदा गांव का लक्ष्मण सिंह अपने 7 पुत्रों सहित मारा गया था। यहाँ पर सिसोदा गांव का लक्ष्मण सिंह अपने 7 पुत्रों सहित यहाँ पर मारा गया। अलाउद्दीन ने बेड़च और गंभीरी नदियों के मध्य अपना पड़ाव डाला था। अलाउद्दीन ने बेड़च और गंभीरी नदियों के मध्य अपना पड़ाव डाला। 1310 में चित्तौड़ की तलहटी में एक मकबरा बनाया गया। याद रखना साथियों, सारी घटनाएं लिखी हुई है। 1310 में चित्तौड़ की तलहटी में एक मकबरा बनाया गया जिसमें सुल्तान को ईश्वर की छाया, संसार का रक्षक और उस समय का सूर्य कहा गया। सिकंदर सानी विश्व का चरावा कहा गया। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है भैया। जो सुल्तान 1310 में चित्तौड़ की तलहटी में एक मकबरा बनाया गया था जिसमें सुल्तान को जो है ईश्वर की छाया कहा, संसार का रक्षक कहा, वह उस समय का सूर्य कहा गया। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको थोड़ा सा ध्यान देनी है। 1313 में ये दुर्ग कहानड़ देव चौहान के भाई मालदेव, जिसको मुछाला मालदेव कहते हैं, उसको सौंप दिया गया था। अब रानी पद्मिनी की घटना यहाँ पर आ जाती है। रानी पद्मिनी सिंहल प्रदेश के राजा गंधर्व सेन और चंपावती की संतान थी। गोरा उसका चाचा था, बादल उसका भाई था, राघव चेतन एक तांत्रिक रहा है। रानी पद्मिनी, हीरामन एक तोता था। पद्मिनी के कारण आक्रमण हुआ। नैनश्री ख्यात और टोड, पद्मावत, आयन अकबरी, तारीके फरिश्ता, मोहम्मद कासिम फरिश्ता ने 1610 ईस्वी में पद्मिनी के आक्रमण के बारे में हमें बताया। पद्मिनी के कारण आक्रमण हुआ ऐसा कहाँ कहाँ पर कहा गया है? नैनश्री ख्यात में कर्नल जेम्स टोड ने भी बताया, पद्मावत में भी लिखा है, आयन अकबरी में भी लिखा है, तारीके फरिश्ता जो मोहम्मद कासिम फरिश्ता, इन सभी में लिखा गया है 1610 ईस्वी में। ठीक है, खजाइन उल फुतह में पद्मिनी की तुलना तारीक हलाई यानी कि सेका या सेबा की महारानी से की है साथियों। याद रखना इस बात को, खजाइन उल फुतह में पद्मिनी की जो तुलना है तारीक अलाई, सेका या सेबा की महारानी से की गई है। आगे है दशरथ शर्मा रानी पद्मिनी की ऐतिहासिकता को स्वीकार करते हैं। गोरा बादल री चौपाई हेम रत्न सूरी के द्वारा लिखी गई है। गोरा बादल री चौपाई किसके द्वारा लिखी गई? हेम रत्न सूरी के द्वारा लिखी गई है। तो साथियों, ये हम लोगों ने क्या पढ़ा है आज आप सबको पता लग गया होगा। धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग विश्वास रखिए। मेवाड़ राजवंश और सल्तनत काल फर्स्ट, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद में रणथंभौर के चौहान भी आएंगे, जालोर के चौहान भी आएंगे, ये सारी घटनाएं भी हम लोग पढ़ेंगे। तो मेवाड़ राजवंश जो रहा है और उनका जो सल्तनत काल जो रहा है उसके बारे में थोड़ा सा हमने पढ़ा है। इसके आगे की जो घटनाएं होगी मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे सिसोदिया वंश। इसके बाद में क्या आएगा? सिसोदिया वंश आएगा, फिर रणथंभौर के चौहान आएंगे, फिर जालोर के चौहान भी आएंगे। तो इसके बाद जस्ट जो पढ़ेंगे हम लोग रणथंभौर के चौहानों को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? रणथंभौर के चौहानों को। ठीक है, तो रानी पद्मिनी के बारे में मैंने बता दिया है। सिसोदिया वंश आएगा जो राणा हम्मीर से हम लोग शुरू करेंगे उसको। ठीक है, थैंक यू सभी को।